मॉडर्न बहू को मिला पत्थर की बनी चीजों का ससुराल। अरे बाप रे, ये कैसा ससुराल है मेरा। हर चीज यहाँ पर पत्थर की है। मेरी सास के हाथ में रखे ये आरती की थाल, पैरों के नीचे रखा ये कलश, सब कुछ पत्थर का है। ये कैसा ससुराल है मेरा। क्या तपस्या की तरह आप भी हैरान हैं तपस्या का ये पत्थरों से बना ससुराल देखकर? अगर हाँ, तो चलिए मिलकर जानते हैं तपस्या के इस पत्थर के ससुराल के होने के पीछे क्या रहस्य है। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, जा। रोहन अपने घर से पत्थरों के गोदाम पर आता है और सर पर पत्थरों की टोकरियां रखकर हर जगह से दूसरी जगह पर रख रहा होता है। तभी वहां पर गोदाम के मालिक की बेटी तपस्या आती है। छोटी मैडम, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जानती तो हैं यहाँ पर पत्थरों का काम होता है, कहीं आपको चोट वोट लग गई तो? गार्ड अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे यहाँ पर मुझे मेरे पापा ने भेजा है, बोला है साइड पर देखूं कि वर्कर काम कैसा कर रही हैं। तपस्या फोन चलाते चलाते पत्थरों के गोदाम में घुसती है, जहां कई क्रेन पत्थरों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहे होते हैं। तपस्या फोन चलाने में इतनी मग्न होती है कि उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं देता और वो चलती क्रेन के पास आ जाती है। क्रेन की मशीन जैसे ही पत्थरों के साथ उसे उठाने वाली होती है कि तभी रोहन तपस्या को बचाते हुए वहां से खींचता है और उसके सर पर भी चोट आती है। तपस्या मैडम, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोट तो काम के दौरान हमें लगती रहती है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रोहन, तुमने अपनी जान की फिक्र न करते हुए मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो। तपस्या उसी दिन से रोहन को पसंद करने लगी थी और इस दिन के बाद से तपस्या हर दिन साइट पर आना शुरू कर देती है। तपस्या और रोहन की अब बातचीत भी अच्छी खासी होनी शुरू हो जाती है। तभी कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन तपस्या अपने प्यार का इजहार करते हुए रोहन से कहती है, रोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए ना, क्या बात है? वो रोहन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मन ही मन तुम्हें प्यार करने लगी हूँ और अब अपनी सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनकर। तपस्या जी, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, मॉडर्न परिवार से हैं और आप मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर आपका और मेरा कोई भविष्य नहीं है। अगर आप मुझसे शादी करती हैं तो आपकी जिंदगी संघर्षनीय हो जाएगी और आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे दिन देखें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोहन, और तुम्हारे साथ रहकर मैं हर सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। रोहन के इतना समझाने के बाद भी तपस्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिसके बाद रोहन पूरी विधि विधान के साथ तपस्या को बहू बनाकर अपने घर लेकर आता है। बहू, अपने सीधे पांव से इस पत्थर के कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। तपस्या जैसे ही पत्थर के कलश को पैर से गिराती है, उसके पैर में ठोकर लग जाती है। अरे माँ, मेरा पैर इस भारी भरकम पत्थर के कलश को गिराने में तो मेरे पैरों में चोट ही लग गई। वैसे ये पत्थर कुछ जाने पहचाने से लग रही है। कुछ देर बाद तपस्या कमरे के अंदर आती है। रोहन, यहाँ की बनी हर चीज तो पत्थर की है और ये सारे पत्थर तो मेरे पापा की कंपनी के हैं। हाँ तपस्या, तुमने सही कहा, ये सारे पत्थर गोदाम के वेस्टेज पत्थर हैं जो गोदाम में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे और इस्तेमाल न होने के कारण मैंने इन्हीं पत्थरों से अपने गरीब परिवार के लिए ये पत्थर का घर तैयार किया है और इस पत्थर के घर की हर एक चीज पत्थर की है। आओ अब अपने पत्थर के पलंग पर आराम कर लो। तपस्या पत्थर के पलंग पर सोने लगती है कि तभी उसके शरीर की हड्डियां उसे चुभने लगती हैं। हे भगवान, मखमल के गद्दे में सोने वाली मैं, मुझे तो इस पत्थर के बिस्तर पर नींद भी नहीं आ रही है। पत्थर के बिस्तर पर करवट बदलते बदलते तपस्या की सुबह हो जाती है और सुबह नहा धोकर फोन चलाती हुई फ्री माइंड होकर तपस्या रसोई में आती है कि एक बार फिर वो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि पत्थर के घर के साथ साथ उसकी रसोई भी पत्थर की थी, जहाँ सभी चीज पत्थर की थी। पत्थर की अलमारियां, अलमारी पर पत्थर की डिब्बियां, पत्थर का चूल्हा, पत्थर के बर्तन, सिलबट्टा, ओखली, मटके। अरे बाप रे, मैंने तो अपने घर में ऑटोमेटिक चूल्हा कभी नहीं चलाया होगा। यहाँ तो पत्थर के चूल्हे, पत्थर के मटके, पत्थर का सिलबट्टा, ओखली, ना जाने क्या क्या है। इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं? तभी वहां पर तपस्या की ननंद खुशी आती है और ये सब सुनकर कहती है, भाभी इतनी हैरान मत होइए, क्योंकि यहाँ आपकी तरह मॉडर्न रसोई नहीं है।
ये हम गरीबों की पत्थर की रसोई है, यहाँ हर चीज आपको पत्थर का ही मिलेगा। हाँ वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर मैंने आज तक कभी चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए थोड़ा घबरा गई थी। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको बताती हूँ कि पत्थर की रसोई में खाना कैसे बनाया जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी धीरे धीरे। अब तपस्या पत्थर की ओखली को उठाती है। ओह गॉड, ये पत्थर की ओखली कितनी भारी है। अगर ये इतनी भारी है तो पत्थर के यहाँ रखे और सामान उनमें तो इससे भी ज्यादा वजन होगा, मेरा तो दम ही निकल जाएगा। अब तपस्या सिलबट्टे पर मसाला पीसती है और कुछ साबुत मसाले को ओखली में कूटती है। फिर एक एक करके पत्थर के मसाले के डिब्बों से मसाला चूल्हे पर पक रही सब्जियों के अंदर डालती है। फिर पत्थर के चकले बेलन पर रोटियां बेलती है। धीमी गति से ही सही, पर मैंने अपनी पहली रसोई का खाना इस पत्थर की रसोई में बना लिया है। अब जाती हूँ, सबको परोस देती हूँ। तपस्या खाने को पत्थर के बर्तन में लाकर परोस देती है। तपस्या तुम भी बैठो ना हमारे साथ खाने पर। ये पत्थर का बटरा तो उठ भी नहीं रहा है। रुको 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 तपस्या, मैं करता हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। तपस्या के बैठने के बाद सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे बहू, खाना तो पूरा पानी की तरह ठंडा हो रहा है। कितनी देर पहले बनाया था ये खाना? माँ जी, खाना तो अपने समय पर ही बन गया था, पर ये पत्थर के बर्तन है ना, इसमें खाना रसोई से यहाँ तक लाते लाते खाना ठंडा हो गया। तो बहू कल से हाथ थोड़ा तेजी से चलाना, क्योंकि हम लोगों को ठंडा खाना पसंद नहीं है। जी माँ जी। सभी के खाने के बाद तपस्या पत्थरों के बर्तन को धोकर रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन तपस्या रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से पत्थर की एक प्लेट छूटकर टूट जाती है। ये कैसी आवाज थी बहू? बोली भाभी, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? वो माँ जी, वहाँ उस तरफ चूल्हे के पास मुझसे एक पत्थर का प्लेट हाथ से छूटकर टूट गया। क्या आपने पत्थर की प्लेट तोड़ दी? अरे ध्यान कहाँ रहता है भाभी आपका? अरे इतने दिनों से रह रही हो आप यहाँ, पर अब तो पत्थर के घर में रहकर पत्थरों की चीजों का इस्तेमाल करना आ ही गया होगा ना। आपको पता है कि ये पत्थर ही हमारा गुजर बसर का सहारा है। यहाँ की हर एक चीज हम लोगों की मेहनत लगी है। भैया ना होते तो हमारे पास एक भी चीज ना होती और हम बेघर होते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। तू जानती है कि हमारा परिवार गरीब है, एक ही चीज को अरजने में हमें बहुत टाइम लगता है, और ये पत्थर की चीजें बनाना भी इतनी आसान बात नहीं है। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उस रात तपस्या सबको खाना खिलाने के बाद अपने पत्थर के बिस्तर पर सोती हुई मन में खुद से बातें करती हुई बोली, आज सिर्फ एक छोटी सी पत्थर की प्लेट टूटने की वजह से मेरे घर वाले कितना परेशान हो गए। ये सभी चीज देखकर आज मुझे पैसे की वैल्यू पता चल गई है कि गरीब लोगों की जिंदगी कितनी स्ट्रगल फुल होती है। मेरे ससुराल में हर चीज पत्थर की ही है, क्यों ना मैं इन्हीं पत्थरों को यूटिलाइज करके अपने गरीब परिवार की मदद करूं। अगले दिन सुबह तपस्या अपने पति से, सुनो रोहन, आज पत्थरों के गोदाम से वेस्ट पत्थर लेकर आ जाना घर। अब तपस्या के कहने पर रोहन शाम को लौटते वक्त ढेर सारे पत्थर लेकर आता है। भाभी, इतने सारे पत्थरों को क्यों मंगवाया है आपने? आप क्या करोगे इन पत्थरों से? मैं इन पत्थरों पर ड्राइंग करूंगी और होम डेकोरेशन का सामान बनाऊंगी, जिसे बाजार में जाकर रोहन बेचा करेंगे और थोड़ी हमारी मदद हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात सोची है बहू तूने। अगर एक बार बाजार में इन चीजों की कीमत बढ़ गई, फिर तो आमदनी बढ़ती ही रहेगी। अब तपस्या सभी पत्थरों को धोकर कुछ पत्थरों का फ्लावर पॉट बनाकर उसके ऊपर ड्राइंग करती है और बड़े बड़े पत्थरों पर चित्र बनाती है। तपस्या, तुमने तो पत्थरों के छोटे छोटे फ्लावर पॉट पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की है। ऊपर से तुम्हारी पत्थरों पर की गई पेंटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। अगले दिन रोहन पत्थरों के फ्लावर पॉट और पत्थरों पर बनी तस्वीरों को लेकर बाजार में बेचने जाता है और पहले ही दिन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर स्टोन पेंटिंग कर रखी है। मुझे ये चाहिए भैया। ये कितने का है? जी, ये 1000 रुपए की है। धीरे धीरे रोहन के पत्थरों की पेंटिंग के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है और शाम तक मोटी कमाई लेकर रोहन घर आता है। तपस्या, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया और तुम्हारी पेंटिंग भी सबको पसंद आई। तुम्हारे पापा के यहाँ काम करने की बजाय क्यों ना मैं यही कर लूं, इससे हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। जी, इसीलिए ही मैंने ये फैसला लिया था। अब इसी तरह तपस्या स्टोन पेंटिंग करती और रोहन उन्हें बाजार में बेचता। देखते ही देखते रोहन की आमदनी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद तपस्या उन्हीं पैसों से अपना एक सुंदर सा घर बनवाती है और एक छोटा सा शॉप खोलती है, जिसमें वो स्टोन पेंटिंग और पत्थर से बनाए गए होम डेकोरेशन के सामान को बेचने लगती है। आज हमारी बहू की समझदारी से हमारे पास खुद का सुंदर घर है और पत्थरों का अपना व्यापार भी।
भगवान ऐसी बहू सबको दे। एक अमीर परिवार गांव की पतली गलियों में गाड़ी लेकर आता है और जैसे ही पूरी फैमिली गाड़ी से उतरती है, राजू की नजर गली के बाहर छाते के नीचे बेच रहे आम के जूस वाले पर पड़ती है, जिसके आमों पर मक्खियां लगी थी और ठेला भी काफी गंदा था और उस पर भी बच्चों की भीड़ जमा थी। माँ, मुझे भी आम का जूस पीना है, देखो वहाँ कितनी भीड़ है। बिल्कुल नहीं राजू, मैं इस गर्मी में तुम्हें वहाँ से आम का जूस बिल्कुल नहीं पीने दूंगी। वहाँ कितनी गंदगी है, देखो कितनी मक्खियाँ लग रही हैं। हाँ राजू, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब चलो अंदर, वैसे भी बाहर बहुत धूप है, गर्मी भी लग रही है। हम तुम्हें अच्छा वाला मैंगो जूस पिलाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार अपना सामान लेकर घर में जाने लगता है। तभी वहां निशा अपनी सास के साथ हाथों में सब्जी का थैला लिए आती है और अपनी दादी माँ को देख गोलू भी उनसे पैसे की जिद करता है। माँ जल्दी से 10 रुपए मुझे दे दो, आम का जूस पीना है वरना अंकल चले जाएंगे। गोलू तो रोज इतनी जिद क्यों करता है, कल भी तो तूने आम का जूस पिया था। दादी माँ कितनी गर्मी हो रही है, सब बच्चे रोज पीते हैं, फिर मैं क्यों नहीं? मुझे 10 रुपए ही चाहिए, 10 का ही तो आता है आम का जूस। ये लो 10 रुपए थे मेरे पास, जाकर पी लो, पर कल नहीं मिलेगा। निशा को गोलू की जिद पूरी करता देखना शीतल को बड़ा अजीब लगता है और वो उससे कहती है, तुम गरीब को अपने बच्चों को ये सस्ता जूस पिलाना पसंद है, पर 10 रुपए और जोड़कर अच्छा मैंगो शेक पिलाना पसंद नहीं। हाँ बेटा, थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दो। वैसे हम आपके नए पड़ोसी हैं, मेरे बेटे की आज ही शिफ्टिंग हुई है यहाँ। माफ करना बहन, पर मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति की सरकारी नौकरी है, तुम अपने बच्चों को महंगी चीज खिला पिला सकती हो, हम जैसे गरीब नहीं। निशा शीतल को ताने देकर अपने परिवार के साथ अंदर आ जाती है, तो वहीं शीतल अपने घर में चली जाती है और सब एसी चलाकर बैठते हैं। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं, भगवान ने इन्हें थोड़े ज्यादा पैसे क्या दे दिए, ये तो अपना घमंड लेकर घूमते रहते हैं। हम कैसे गांव में आ गए? मैंने उस औरत को कुछ गलत तो नहीं कहा था, उसकी बच्चे की भलाई के लिए ही कहा था। आजकल तो भला करना भी बेकार है। रवि, तुम बात करके अपनी शिफ्टिंग कहीं और करा लो, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ। भाभी छोड़ो ना, गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं। माँ आपने ना तो मुझे जूस पीने दिया और ना ही खाने दे रही हो, बहुत भूख लगी है, रात भी होने वाली है। बेटा आज तो हम सब बहुत थक गए और गर्मी भी बहुत है, आज बाहर से डिनर कर लेते हैं। अपनी माँ के कहने पर रवि अपने पूरे परिवार के साथ रात को अपनी गाड़ी से रेस्टोरेंट हो जाते हैं और ये सब गरीब परिवार देख आपस में बात करते हैं। देख रही हैं माँ जी, आप खुद तो बाहर का खा खाकर अमीर लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम जैसे गरीबों को ज्ञान देते फिरते हैं। भाभी छोड़ो ना, आप भी किस बात को लेकर बैठ गई हैं? करिश्मा के कहने पर निशा चुप हो जाती है, तो वहीं अमीर परिवार एसी वाले होटल में खाना खाते हैं और वहां वो लोग राजू के लिए आम का जूस ऑर्डर करते हैं और अपने लिए भी। माँ सच में ये जूस बहुत अच्छा है, जैसे शहर में मिलता था बिल्कुल वैसा ही है। अब समझ में आया तुम्हें कि तुम्हारी माँ वो 10 रुपए वाला गंदा आम का जूस पीने को क्यों मना कर रही थी? अब से जिद मत करना वो गंदा जूस पीने का। घर वालों के समझाने पर राजू मान जाता है और इसी तरह समय गुजरता है और बीतते समय के साथ राजू गोलू दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शीतल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और उस दिन राजू अपने हाथों में आम का जूस पीते हुए आता है। गोलू देख, मेरी माँ ने मुझे 90 रुपए का आम का जूस दिलाया, ये जूस बहुत अच्छा है। क्या 90 रुपए का? तुझे तो दुकान वाले ने ठग लिया, यही जूस हम यहाँ पर 10 रुपए का पीते हैं। मेरी माँ कहती है हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, अगर हेल्थ का ख्याल रखना है तो थोड़े पैसे इंसान को खर्च लेने चाहिए। इतना बोलकर राजू अंदर चला जाता है और गोलू अपने घर जाकर पंखे में बैठी माँ से कहता है, माँ राजू अच्छी बड़ी दुकान से आम का जूस पीता है, मुझे भी राजू की तरह महंगा वाला आम का जूस पीना है। गोलू जूस तो जूस होता है, चाहे महंगा हो या सस्ता, वो दुकान से लेकर आए इसलिए महंगा है। हाँ तो मुझे भी दुकान से चाहिए। देख रही है माँ जी आप, दिन पर दिन ये कितना जिद्दी होता जा रहा है। ये सब उन अमीर परिवार की वजह से हुआ। खबरदार अगर तू उस राजू के साथ रहा, अगर आम का जूस पीना है तो यहीं से पी। धीरे धीरे गोलू राजू की संगति में रहकर अब महंगे आम के जूस की डिमांड करने लगा था, जिस वजह से निशा का गुस्सा अमीर परिवार पर बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक रात, निशा, अरे ओ निशा, तुम कह रही थी ना उस दिन ये जूस वाला अच्छा जूस नहीं देता। देखो आज मैं मिक्सर लेकर आया हूँ। मालिक अपने घर नया मिक्सी लेकर आए थे तो उन्होंने अपना ये वाला मिक्सर मुझे दे दिया और ये आम मैं लेकर आया हूँ अपने बेटे के मैंगो जूस के लिए। देख रहा है गोलू, तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते हैं। जो बहुत अमीर होते हैं वो घर का जूस बनाकर पीते हैं, ना कि बाहर दुकान का। अपनी माँ की बात को सुनकर गोलू बहुत खुश होता है।
समय गुजरता है और अब निशा गोलू को घर में ही आम का जूस बनाकर देती है। ऐसे ही एक शाम, ये देख राजू, मेरी माँ ने बनाया है ये जूस। जूस तो बहुत अच्छा है, पर इसमें ना ही ड्राई फ्रूट है और ना ही नारियल डाला है। मेरी माँ जो मुझे पिलाती है उसमें तो बहुत कुछ रहता है। ऐसे नहीं बोलते राजू बेटा, बाहर की चीज भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर घर की चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। निशा बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम आम के जूस में कुछ और चीजें भी मिलाओ ताकि गोलू की सेहत के लिए भी अच्छा रहे। बहन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे मामले में दखल मत दिया करो। तुम अमीर हो इसलिए गाड़ी का तेल पेट्रोल फूंक कर 10 वाली चीज 100 में खरीद सकती हो, पर हम नहीं। और रही बात मेरे बेटे की बात, तो मुझे अपने बेटे की सेहत का ख्याल है। बहू, तुम बेकार ही नाराज हो रही हो। मेरी बहू तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी, और सारे अमीर एक जैसे नहीं होते। रहने दीजिए माँ जी, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हाँ, मैं अमीर हूँ, मुझे शौक है अपनी गाड़ी का तेल फूकना, जैसे पैसे उड़ाना। तुमसे मतलब? कम से कम मैं अपने बेटे की हेल्थ का ख्याल तो रखती हूँ। ऐसे ही कुछ भी नहीं खिला पिला देती। पैसे बचाने के चक्कर में अगर एक बार बच्चा बीमार पड़ गया ना तो खुद पछताओगे। उस दिन दोनों परिवार के बीच में कहासुनी हो जाती है और वो दोनों ही अपने बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और अब शीतल भी निशा से कुछ बोलना छोड़ देती है और बच्चों की दोस्ती अब भी वैसे की वैसी ही रहती है। और एक दिन, राजू, तुम्हें आम का जूस बहुत पसंद है ना, इसलिए आते हुए रास्ते में मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम मैंगो जूस ले लिया। बहुत गर्मी हो रही है, ये गर्म हो उससे पहले पी लो। हाँ? राजू को वो जूस पीता देख गोलू अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है, मुझे नहीं पीना ये गंदा वाला जूस। आप इस जूस में कुछ नहीं डालते। उस दिन भी राजू कह रहा था इसमें ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, और आज तो उसने आइसक्रीम वाला मैंगो जूस पिया, मुझे जो कि काफी अच्छा लगा था। मुझे भी उसके जैसा ही जूस पीना है। बेटा, हम अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सही कहती थी निशा, हमारे गोलू राजू के साथ रहकर बड़े बड़े शौक पालने लगा है। उस दिन निशा अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए तरबूज वाले से कुछ तरबूज के छिलके लेकर आती है। उन्हें काट कर चाशनी में पकाती है, कलर डालती है और धूप में सुखाती है, और शाम को घर के बाहर बैठे अपने बेटे को जूस में डालकर देती है। अगर वो अमीर हैं तो हम भी इतने गरीब नहीं कि अपने बच्चों को कुछ ना दे सके। माँ, ये अच्छा है, पर इसमें आइसक्रीम नहीं है, नारियल भी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है। मुझे वही वाला पीना है जो राजू पीता है। मैंने आज तक आपसे कभी भी बड़ी दुकान से चीज खाने की जिद नहीं करी, पर एक बार आप भी मुझे बड़ी दुकान से मैंगो जूस पिला दो ना। गोलू की बातें सुनकर निशा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है। पर तभी वहां शीतल अपने परिवार के साथ कहीं जा रही होती है और वो सब कुछ देख लेती है। मैं यहाँ तेरी सारी चीज पूरी करने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, और तू है कि बिगड़ता ही चला जा रहा है। बहुत शौक है ना तुझे अमीर दोस्त की तरह खाने पीने का। आज मैं तुझे उसी के घर में छोड़ देती हूँ, देखती हूँ मैं कौन तेरी जरूरत पूरी करता है। निशा, तुम्हारा बेटा एक ही बार तो बड़ी दुकान से जूस पीने को मांग रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, पर जहाँ तुम अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तो क्या वहाँ उसे एक बार कुछ महंगा मैंगो जूस नहीं पिला सकती? गोलू बेटा, तुम्हें मैंगो जूस पीना है ना, चलो मैं पिला कर लाती हूँ। तुम्हारी माँ के लिए मैं कितनी ही बुरी क्यों ना हूँ, पर मैं औरों की तरह नहीं। इतना बोलकर शीतल राजू और गोलू को गाड़ी में बिठाकर रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां वेटर खुद टेबल उनका मैंगो जूस का ऑर्डर लेकर आता है। गोलू एसी में बैठकर आइसक्रीम वाला मैंगो जूस पीकर बहुत खुश होता है। कभी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, तुम मेरे बेटे जैसे हो। अपने बेटे के लिए शीतल का प्यार देख निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना शीतल, मैं तुम्हें औरों जैसा समझती रही। तुमसे पहले यहाँ और भी कुछ अमीर आए हैं जो हमें अपना अमीरी का घमंड दिखा कर गए, पर तुम वैसी नहीं निकली। हाँ माँ, आंटी बहुत अच्छी हैं, और आप भी मुझे माफ कर दो। आपसे मैं किसी भी चीज की जिद नहीं करूँगा। कोई बात नहीं निशा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अच्छा माँ जी, आज हमारा यहाँ आखिरी दिन था। आज शाम को ही हमें शहर के लिए निकलना है। रवि ने हमारे कहने पर अपना ट्रांसफर शहर में करवा दिया है। और गोलू बेटा, देखो तुम्हारी माँ जो मैंगो जूस बनाती है वो भी अच्छा होता है, पर जिद नहीं करना हर बार मैंगो जूस की। अरे बेटा, जब तुम दोनों के बीच की गलतफहमी खत्म हुई तो तुम जा रही हो। हाँ बहन, अब कर भी क्या सकते हैं। अब हम पता नहीं कब मिले। आप जा रहे हो उससे पहले आप सब मेरे हाथों का मैंगो जूस पीकर ही जाना। इस तरह उस दिन दोनों परिवार निशा के हाथों का बनाया मैंगो जूस पीते हैं और शाम को अमीर शीतल अपने पूरे परिवार के साथ शहर चली जाती है।